तो वेव यानी कि तरंग। कोई आइडिया? तरंग आप लोग सब सुनते हैं, कोई आइडिया है किसी को तरंग के विषय में? तरंग, वेव, हाँ ठीक है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल और हाँ ठीक है, बहुत सही। और कुछ होता क्या है? चलिए पोखरे के किनारे, तालाब के किनारे, ये सवेरे का समय है, आप कहाँ गए? तालाब के किनारे गए। तालाब में आपको दिखाई दे रहा है पानी है, बिल्कुल ऐसे शांत है, पानी है बिल्कुल ऐसे शांत है, ये पानी का लेयर है, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? इस शांत पानी में एक पत्थर उठाया, छपा। बात समझ में? तो जैसे आपने यहाँ पत्थर फेंका, अब सवाल कोई करेगा, पत्थर फेंका तो अगर पत्थर अभी नहीं था, इसको थोड़ा पीछे जा रहा है, तो पत्थर जब नहीं था तो पानी के जितने भी अणु हैं, पानी के जितने भी अणु हैं बिल्कुल वो अपने क्रम में व्यवस्थित है और बिल्कुल ऐसे शांत है। शांत तो मतलब वो तो अपना गति कर रहा है, लेकिन ऊपर का लेयर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे शांत दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने पत्थर फेंका, तो जैसे आपने पत्थर फेंका तो उस पत्थर के साथ यहाँ के जो अगल बगल वाले पानी के अणु थे उस पत्थर के साथ नीचे या नीचे की तरफ जाएंगे। एक विक्षोभ उत्पन्न होगा। विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस। क्या उत्पन्न होगा? विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा। और यही विक्षोभ क्या करता है? ऐसे रूप में, ऐसे के रूप में आगे बढ़ता है। बात समझ आया? इसी को वेव कहते हैं। अब इसको थोड़ा परिभाषित किया जाए तो कहेंगे माध्यम के विक्षोभ को आगे बढ़ने की जो गति होती है उसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और आगे थोड़ा सा बढ़े, इसमें किसी कोई दिक्कत? माध्यम के विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस को आगे, डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ता है उसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ये जो वेव होता है ऐसे देखोगे तो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे ये बनाया गया तो इसको थोड़ा और हम बड़ा करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो स्ट्रिंग और गर्त के रूप में, किसके रूप में? स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। यानी कि इसको अगर काट किया जाए तो ये जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको क्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्ट, ठीक है। और जो गड्ढा वाला पोर्शन है इसको ट्रॉफ कहते हैं। बात समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है उसको क्या कहते हैं? क्रिस्ट कहते हैं। और जो गड्ढा वाला पोर्शन है जिसे हिंदी में गर्त कहते हैं इसको ट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉफ कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो जो माध्यम का जो डिस्टर्बेंस था, किसका डिस्टर्बेंस था? माध्यम का जो डिस्टर्बेंस था वह क्या हो गया? ऐसे क्रिस्ट और ट्रॉफ के रूप में लगातार आगे बढ़ता है। बात समझ में आया? इस प्रकार की गति को वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। बात समझ आया? ध्वनि है वो भी वेव के रूप में आगे बढ़ती है। लाइट है यानी प्रकाश है वो अभी वेव के रूप में आगे बढ़ती है। बात समझ में आ गया? तो ये था, इसको क्या कहते हैं? वेव कह रहे थे। क्या कह रहे थे? वेव। अब अगर देखेंगे तो याद होगा आपको, अगर वेव हो गया इसे, ये देखिए। अब अगर देखा जाए तो जो माध्य बिंदु है, कौन बिंदु है? माध्य बिंदु है। माध्य बिंदु से किसी एक तरफ जो अधिकतम विस्थापन है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। बात समझ, आयाम कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? आयाम करते हैं। तो अब बात आई परिभाषा की, तो वेव की परिभाषा कर लेंगे। वेव की परिभाषा कर लेंगे यानी माध्यम के विक्षोभ को आगे बढ़ने की गति को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। जो वेव है वह लगातार स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में? स्ट्रिंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है, यानी क्रिस्ट और ट्रॉफ के रूप में आगे बढ़ता है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ आया कि अब ये थोड़ा सा और पीछे जाइए, क्लास 7th में एक बात आती है, गति पढ़े होंगे फिर इसमें दोलन गति। कौन गति पढ़े होंगे? दोलन गति। तो दोलन गति पढ़े होंगे तो उसका मतलब होता है, दोलन गति का मतलब कि जब कोई पिंड, कौन पिंड? जब कोई पिंड सॉलिड पार्टिकल किसी माध्य बिंदु के
दोनों तरफ गति करता हो, दोनों तरफ क्या करता हो, गति करता हो, तो उसको दोलन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे एक क्रिया लगातार चलता है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन गति। कौन गति, दोलन गति कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब जब दोलन गति है तो यहाँ पे देखो, अगर हम किसकी वेव की बात करते हैं, वेव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो माध्य बिंदु है, मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट से क्या हो रहा है, ये इधर आया, फिर अगली बार इधर गया, फिर ऐसे आया। यानी कि अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे इस माध्य बिंदु के ऊपर नीचे ऐसे गति हो रहा है। बात समझ में, ऐसे गति हो रहा है। बात समझ में। तो ये जो वेव है वह भी एक प्रकार का क्या है, दोलन गति है। क्या है, एक प्रकार का दोलन है, वाइब्रेशन मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। बात समझ में आया। यह भी एक प्रकार क्या है, दोलन गति है। बात समझ में आ गया। तो जब कोई क्या हो गया कि दोलन गति करता हुआ पिंड क्या करता है, एक बात आती है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको प्रदर्शित करते हैं। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। इसका मतलब होता है कि दोलन गति करते हुए पिंड के द्वारा एक दोलन, कितना, वो एक दोलन पूरा करने में जो लिया गया समय होता है उसे टाइम पीरियड या दोलन काल कहते हैं। बात समझ में। इसे क्या कहते हैं, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड समझ में आया, टाइम पीरियड समझ में आया। क्या कि दोलन गति करते हुए पिंड के द्वारा एक दोलन पूरा करने में जो लगा समय है उसी को उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अब थोड़ा सा और देखो, जैसे घड़ी की सुई, जैसे ये पेंडुलम वाला हो गया। पेंडुलम देखते हो, पेंडुलम समझते हो ना। अरे कुछ घड़ियां होती है जिसमें ऐसे लगातार ऐसे ऐसे करता है, उसको पेंडुलम कहते हैं। तो उसका भी देखो तो वो भी दोलन गति है, और उसका एकदम बिल्कुल टाइम इंटरवल फिक्स है, कितना देर में इधर जाएगा, कितना देर में इधर जाएगा, ऐसे करता रहता है, तो उसको दोलन गति कहते हैं। और एक यानी कि अगर जैसे ये पेंडुलम की बात हुई तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ आया। बात समझ में आया। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ यानी कि यहाँ तक पूरा करने में जितना समय लगा उसे उसका दोलन काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसमें किसी कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से जो वेव है ये भी क्या कर रहा है, जैसे देखो ये माध्य बिंदु कहीं से शुरू कर सकते हैं, इसकी जो टाइमिंग है हम कहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे देखो ये मीन पॉइंट है, माध्य बिंदु है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये ऐसे नीचे जा रहा है, फिर यहाँ पहुंचा, आधा हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना हुआ, हाफ टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड हुआ, हाफ टाइम पीरियड। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है इसी को क्या कहते हैं, टी कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। बात समझ में आया। कहां से कहां तक, किधर से भी शुरू कर दो, माध्य बिंदु से नीचे और ऊपर, और पुनः उस बिंदु पर आने में, या बात समझ में आया, जितना समय लगेगा उसी को आवर्त काल या टाइम पीरियड कहते हैं। बात समझ में आया। किसी कोई दिक्कत। तो वेव जो लिखे हो ऐसे फिगर बनाओ, और जरा ये लिखो, जरा एम्पलीट्यूड वगैरह लिखो, वेव लिखे उसका फिगर बनाओ, क्रिस्ट और ट्रॉट लिखो, एम्पलीट्यूड लिखो। बना दिए। कैपिटल जी लिखो, है डालो पीरियड, लिखो पीरियड, आवर्तकाल। पीरियड
तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे टाइम टेकन इन वन रोटेशन अथवा वन वाइब्रेशन, एक चक्कर में या एक कंपन में, एक चक्कर में टाइम टेकन इन वन रोटेशन, TATION, रोटेशन, रोटेशन और रोटेशन R1 वाइब्रेशन इज नोन एज पीरियड। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T, इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, तो क्या हो गया, रोटेशन का मतलब समझते हैं चक्कर। जैसे घड़ी, देखिए वो घड़ी, तो घड़ी की यहाँ मान लो कैसे प्रश्न है, ऐसी घड़ी है, घड़ी, तो अब घड़ी में ऐसे सुई रहती है, ठीक है, तो जैसे मान लो सुई की नोक की गति पूछा जाए, सुई की नोक की गति, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, बात समझ में आया। तो नोक क्या ऐसे चक्कर कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। अब देखो घड़ी की जो सेकेंड वाली सुई है उसका आवर्तकाल यानी पीरियड कितना होता है, सेकेंड वाली सुई की जो नोक की जो गति है वो किस प्रकार, पहले तो रोटेशन गति हो गया, आवर्तकाल हो गया, गति हो गया, तो उसके एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड ना भाई, एक बच्चे 60 सेकेंड रहता है, तो उसका आवर्तकाल यानी पीरियड कितना हो गया, 60 सेकेंड, कितना हो गया, 60 सेकेंड। लेकिन वही क्या करें, मिनट वाली बात करें, तब मिनट वाली सुई की बात करें तो एक चक्कर कितना देर में लगाती है, 60 मिनट में, कंफर्म भाई। ये मान लो बड़ी सुई है या छोटी सुई है, बड़ी सुई छोटी सुई, सबसे बड़ी वाली बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ी वाली मान लो सेकेंड हो गया, सबसे बड़ी वाली क्या हो गया, सेकेंड हो गया, सेकेंड के बाद क्या हो गया, मिनट हो गया, ये मिनट वाला है, तो यानी कि यहां से एक चक्कर ऐसे कितना समय लगेगा, 30 कैसे होगा, 60 होगा जी, बात समझ में आ गया। और अगर इसका पूछो, ये वाला है, ये वाला कितना देर, छोटी वाली सुई 12 घंटे, बात समझ में आया। ये इसका क्या होगा, पीरियड हो गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को इसमें, ठीक है। अब जब ये पीरियड यदि हो गया, अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी, क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, तो हेडिंग डालो फ्रीक्वेंसी, ये है FREQUENCY फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति हिंदी में कहते हैं FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहीं इसको एन से भी प्रदर्शित करते हैं और ऐसे एन से भी दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे म्यू से दिखाते हैं। बात समझ में, किसी किताब में आपको एन मिलेगा और किसी किताब में ऐसे म्यू लगकर भी थोड़ा सा पीला हुआ रहता है, म्यू कहते हैं उसको, तो ऐसे प्रदर्शित करता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एक सेकेंड में कितने, एक सेकेंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या या रोटेशन की संख्या को उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का ये लिख लो, ये हो जाएगा 1 पीरियड, ये सेकेंड में हो जाएगा, पास समझ में आया। फ्रीक्वेंसी में पीरियड में आवर, 1 पीरियड, और इंग्लिश में जाएगा सेकेंड में, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो परिभाषा लिख सकते हो, मोशन इन 1 या रोटेशन इन 1 सेकेंड,
रोटेशन या मोशन, रोटेशन लिख लो, रोटेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मोशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यूनिट होता है हर्ट्ज। ऐसे संक्षेप में HTZ लिख देते हैं, हर्ट्ज। इसका जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। ठीक हो गया। जैसे सुनते होगे इसके सवाल मिलेगा तुमको, एनसीईआरटी बुक में इसमें सवाल आएगा। कई हर्ट्ज का कोई बुक वाला से चर्चा कर दिया है, कौन पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोग कभी रेडियो बजाए होंगे तो उस पर आता है हम आकाशवाणी के 909 किलो हर्ट्ज से बोल रहे हैं। कभी सुनो रेडियो? अच्छा चलो रेडियो नहीं सुनो। अभी एफएम पकड़ाते हो, एफएम ट्यून नहीं करते हो? अरे एफएम मोबाइल में भी आ जाता है और उसके बाद क्या कहते हैं गाड़ियों में भी रहता है, अलग से रेडियो जैसे भी रहता है, तो उसका भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी यदि क्या हो गया, वो कंपन उत्पन्न करता है और उसी कंपन को, कंपन प्रति सेकंड जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जितने भी रेडियो स्टेशन है, जितने भी रेडियो स्टेशन है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सबकी क्या हो गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। और जब वो फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम से या रेडियो से या जो भी रिसीवर है उससे मैच करता हो तो वही ध्वनि हमको सुनाई देती है। बात समझ में? मान लीजिए हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो क्या करता है, हम ट्यून करते हैं, ट्यून उसका स्टेशन बदलते हैं। कभी देखो ऐसे करते ट्यून करते हो या फिर कभी ऐसे बदलते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, उस सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में जो है उसमें फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है और जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है वही आवाज हमको सुनाई देता है। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद कहते हैं। तो ये जो घटना होती है अनुनाद की घटना पे ही सुनाई देती है। यानी कि यहाँ पे हम सोचो, यहाँ पे अगर रेडियो रखते हो तो विश्व के जितने भी रेडियो स्टेशन है, विश्व के जितने भी रेडियो स्टेशन है, चाहे एफएम वाले हो चाहे वैसे, सबकी फ्रीक्वेंसी जो ध्वनि तरंगे हैं वो यहाँ पे आ रही है। बात समझ में आया? और जब हम रेडियो ट्यून करते हैं तो जितना उसमें फ्रीक्वेंसी हम उत्पन्न करते हैं, घुमाते हैं, स्टेशन बदलने का मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करना। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो जिसका जिसका मैच कर जाता है इस रेडियो स्टेशन से वही ध्वनि हमको सुनाई देता है। बात समझ में आ गया? तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। उसका मात्रा क्या हो गया, हर्ट्ज हो गया। यानी प्रति सेकेंड जो कंपनों की संख्या होती है उसी को हर्ट्ज कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है क्या हो गया, हर्ट्ज होता है। बात समझ में आ गया? अब जितना भी हर्ट्ज दिया रहेगा उसी हिसाब से क्या करेंगे आप उसकी, और कई बार उसकी फ्रीक्वेंसी दी, ये देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बराबर क्या, 1/, पीरियड। तो कभी फ्रीक्वेंसी दिया है तो कभी पीरियड पूछेगा, कभी पीरियड दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे आप। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हो गया, पीरियड और फ्रीक्वेंसी, 1/, उल्टा रिवर्स का चिन्ह कोई एक दिया रहेगा उसको आप निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आया हर्ट्ज। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब एक और बात है, एक बात है, लिखो वेव लेंथ, यानी क्या लो वेव लेंथ, लेवलेंथ करते हैं। ये हो गया वेव, WAV वेव, LENGTH वेव लेंथ। इसको ऐसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, वेव लेंथ यानी लैम्डा। ठीक है। हिंदी में तरंग दैर्घ्य करते हैं, हिंदी में क्या करते हैं इसको, तरंग दैर्घ्य। थोड़ा समझना है इसको, तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े कि जो वेव होता है, क्या होता है, वेव होता है वह क्रिस्ट और फ्रॉड के रूप में यानी स्विंग और गर्व के रूप में गति करता है। स्विंग और गर्व के रूप में क्या करता है, गति यानी मोशन करता है। अब किन्हीं दो, समझना, किन्हीं दो क्रिस्टों के बीच या किन्हीं दो हार्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, लैम्डा। क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा कहते हैं। बात समझ में आया? और हिंदी में आसान शब्दों में कहे तो किन्हीं दो क्या हो गया, श्रृंगों के बीच का जो दूरी होता है उसी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे मान लो हम इसको रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लो यहाँ से ए हो गया या बी हो गया या सी हो गया या डी हो गया।
बात समझ में आया? ए बी सी डी, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम किसकी बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो हमने परिभाषा बताया किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की या किन्हीं दो गर्तों के बीच, लेकिन क्रमागत होना चाहिए, ये नहीं कि दूर दूर वाला नहीं, एकदम पास वाला नहीं, कन्वर्टिव वाला। अगर हम यहां से बात करते हैं तो यहां से ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से इस स्ट्रिंग के बीच की दूरी, यहां से अगर हम यहां करें तो इसको हम कह लेंगे लैम्डा। क्या कहेंगे? लैम्डा कहेंगे। या अगर मान लो हम यहां से कर रहे हैं तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? लैम्डा। बस में तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ये जो तरंग दैर्घ्य है वह एनर्जी लेवल पे निर्भर करता है। किसी का क्या होगा? ये तरंग दैर्घ्य कम होगा, किसी का अधिक होगा। बात समझ में आया? तो इसको हमने क्या कहा? तरंग दैर्घ्य। परिभाषा बताया गया किन्हीं दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। भाई दूरी है तो यहाँ से आता दूरी ही ना, तो दूरी को क्या कहेंगे? मीटर में व्यक्त करते हैं। तो बात समझ में आ गया, तरंग दैर्घ्य समझ में आ गया। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें कहां से, अगर हम क्या करें ए से सी, क्या हो गया? ए से सी कितना हो जाएगा? इसको लगाएंगे लैम्डा। भाई ये भी तरंग दैर्घ्य है। हम किसी एक बिंदु से दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को तरंग दैर्घ्य हम लोग कहते। क्या कहते? कि दो क्रमागत गर्तों या श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या हम लोग माध्य से ले रहे हैं तो यहाँ से पहले क्या होगा? नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ए से सी तक क्या है? लैम्डा है। या यहाँ से कहोगे, यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंचेगा, बी से डी तक। बात समझ में? अगर यहाँ से करें तो इसका नंबरिंग नहीं किया गया, ये बीच की दूरी नहीं बताई गई है, तो इसलिए इसको व्यक्त करने के लिए हमको अलग से भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो यहाँ से यहाँ कर ले या यहाँ से यहाँ सी से डी से बी तक की दूरी का कहेंगे वेवलेंथ कहेंगे, यानी तरंग दैर्घ्य करेंगे। बात समझ में आया? तो लिखो डिस्टेंस बिटवीन, वेवलेंथ निकाले हो ना, लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट, CREST क्रिस्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट और अथवा टू ट्रॉफ is known as wavelength, is known as wavelength। is known as wavelength हो गया। रिप्रेजेंटेड बाई, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो रिप्रेजेंटेड बाई लैम्डा। ठीक है, आगे लिखो इट्स यूनिट मीटर। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर का, यानी कि मीटर। हो गया। तो वेवलेंथ समझ में आ गया, आवर्तकाल समझ में आ गया और फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ फार्मूला और है। एक ऐसे लिख लो, C बराबर है बात नहीं लैम्डा, म्यू लैम्डा। लिखो C बराबर म्यू लैम्डा। ठीक है, लिखो वेयर C है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट
इसका वैल्यू अगर देखोगे तो ये 2.99795 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लिख लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हो गया, प्रकाश की आवृत्ति। और ये क्या आ जाएगा? लैम्डा ऑफ लाइट। क्योंकि प्रकाश की बात करेंगे तो लैम्डा ऑफ लाइट। लैम्डा मतलब वेवलेंथ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक हो गया। तो ये देखो, अब तुम्हारी किताब में इसमें जैसे पढ़ोगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश तो अलग कई प्रकार का पढ़ोगे कि जो लाइट हो दृश्य प्रकाश, अदृश्य हो गया और दृश्य। पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? चलो ठीक है। तो उसमें क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें प्रकाश के तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया है। अगर मान लो यहाँ का स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश से संबंधित है, ये हो गया आवृत्ति, हो गया तरंग दैर्घ्य हो गया। तो आगे यदि क्या हो, ये स्पीड पता हो, तरंग दैर्घ्य पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकाल देंगे। बात समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य हो तो उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? अगर ये और ये पता हो तो उसका तरंग दैर्घ्य निकालेंगे। चार चीजों में क्या रहेगा? संबंध रहेगा, उस हिसाब से क्या करोगे? निकालोगे। ठीक, तो इसमें अभी जितना था केवल इसी में तुमको क्वेश्चन अभी मिलेंगे, बाकी कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं अभी। तो केवल इतना था कि इसको कर लो, फिर हम इसको और लिखवाएंगे आगे। इसमें जो अब जो होगा किताब में हम लोग पढ़ना है जो कि जो ह्यूगो डी ब्रिज और सिद्धांत है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? वेव वाला भी प्रदर्शित करते हैं और क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दो तरह की गति प्रदर्शित करते हैं। तो ये फिर इसके आगे हम लोग करेंगे। समझ में आ गया? तो इसको पूरा याद करके रहना, फिर और लिखवाएंगे कल अगले दिन। यानी और काफी सुबह को सब देना, सुबह को जितना है सब पूरा कर लिया देना। दिखा कर है ना, इसको